प्रशांत जी ने बोला है 2025 में जब छठ में युवा आएंगे तो उनको 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपए के नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन सरकार आएगी उसके अगले दिन शराब चालू होगा, और होना भी चाहिए। कौन सी शराबबंदी की बात कर रही हैं आप? कागज पे जो है उसकी, कि जो जमीन पे है उसकी? तो शराबबंदी तो है नहीं मेरे ख्याल से, केवल कागज पे जो बंदी है वही है। एक बहाना ये भी दिया गया था कि जहाँ तहाँ नशे में लोग पड़े रहते हैं, गरीब आदमी को बहुत लॉस है। गरीब आदमी को इस शराबबंदी से भी बहुत लॉस है। आज जितने लोग जेल में ठूसे हुए हैं इस अपराध के तहत, वो गरीब लोग ही हैं। जो लोग शायद कभी ग्राउंड पे नहीं उतरे होंगे, उनको जूता घिसना पड़ेगा इस बार, और उसके लिए शायद तैयार भी होंगे, लेकिन हम पहले से तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनसुराज उसमें विजयी होकर उभरे। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव वैसे तो 2025 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। जी हाँ, बिहार विधानसभा क्षेत्र तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जनसुराज से ही जुड़े हुए माधव जी मौजूद है। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जनसुराज में उपचुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। उपचुनाव होने वाला है, 13 नवंबर को उपचुनाव है। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं पार्टी में? अभी तो तैयारी के नाम पे हमारी तैयारी तो आज से 2 साल 2.5 साल पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन एज स्पेसिफिक टू, जैसा आपका सवाल है कि 4 विधानसभा में जो उपचुनाव है, जैसा आपको मालूम है कि हमारे कैंडिडेट की भी घोषणा हो चुकी है। बेसिकली जो ग्रास रूट लेवल की जो तैयारी होती है कि हमारे कार्यकर्ता है, हमारे लीडर्स है, प्रशांत जी हो या हमारे अध्यक्ष जी हो, तो उनके लीडर्स के लेवल पे एक तैयारी चल रही है, और वहाँ से जो पास ऑन हो रहा है इंस्ट्रक्शन कि ग्रास रूट पे सपोजिटली हम सारे कार्यकर्ता है, तो कौन वहाँ पे जाके उनकी कैंपेनिंग की क्या उनका दायित्व होगा। सो बेसिकली उस लेवल पे सारे लोगों को दायित्व दिया जा रहा है, एंड वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू गो इन द फील्ड। और एक जो कहते हैं ना, घमासान युद्ध के लिए तैयार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनसुराज उसमें विजयी होकर उभरेगा। सर, हमने सुना है पद यात्राएं भी होने वाली हैं जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें। अगर जनसुराज को फॉलो कर रहे हैं पहले दिन से, तो आप ये देखेंगे कि बेस में ही पदयात्रा है। पदयात्रा ऐसा नहीं है कि बस चल लिए। इस देश में पदयात्रा कई देखा गया होगा। देश की जो सबसे पहली पार्टी है उसके कहे हुए मुखिया, उन्होंने भी पदयात्रा किया। लगभग 2 ढाई 3 महीने में पूरा देश चल लेते हैं। और एक ये भी पदयात्रा हो रही है, प्रशांत जी ने जो शुरू किया था आज से 2 साल पहले 2 अक्टूबर को, वो अभी तक मेरे अंदाज से आधा बिहार भी कवर नहीं हो पाया है। तो आप ये समझिए कि कितने डेडिकेशन के साथ और कितना रीच होगा कि हर एक प्रखंड में पहुंचना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ की समस्याओं को जानना। तो ये तो हमारे बेस में रहा है ना कि पदयात्रा। तो ये पूछना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगा कि पदयात्राएं होगी कि नहीं होगी। हम घर घर तक जाएंगे, और जनसुराज का जो संदेश है, जो हमारा जो निश्चय है कि हम बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, वो घर घर में जाके बताएंगे। चाहे उसके लिए पदयात्रा करना पड़े, पैदल चलना पड़े, जो कुछ भी लगेगा, लेकिन हमारा बेसिक मकसद जो है वो घर घर तक पहुंचना, और हमारा जो निश्चय है उससे जनता को वाकिफ़ कराना। सर, यात्राओं की बात की आपने। यात्राओं का बड़ा दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले यात्रा शुरू की थी, तो पहला चरण तो उनका ख़त्म हो गया, दूसरा चरण की यात्रा वो शुरू कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, यात्राएं ये जो हैं ये वोटों के लिए की जा रही हैं या क्यों? जब राजनीति में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वोट तो उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले बार जब पदयात्रा किए थे तो पता नहीं उनके रीढ़ के हड्डी में और कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो गया था। 2-4 दिन चलने के बाद हाँफने लगे थे बेचारे। प्रशांत जी इतने दिन से चल रहे हैं, और जो आदमी यूनिसेफ, यूनेस्को और कहाँ कहाँ से काम करके आया हुआ है, वो बिहार में कीचड़ में, बारिश में, आंधी में, तूफान में चल रहा है। कभी सुने हैं कि बीमार पड़ गए प्रशांत जी? तो पहला तो कि वो पदयात्रा का स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका मानक क्या होगा। पदयात्रा होगा हवाई जहाज़ से, कि स्कॉर्पियो से, कि सफारी से, कि पैदल चल के, कितना डेडिकेशन से होगा। दूसरा, वोट पे आपने पूछा कि पदयात्रा वोट के लिए ही हम भी कर रहे हैं, लेकिन वोट किस लिए? बिहार में जो बदलाव भूतो न भविष्यति हुआ है,
उस बदलाव के लिए पदयात्रा हो रहा है। पदयात्रा और पदयात्रा में भी आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। ये बिहार के लोगों को तय करना है कि कौन सी पदयात्रा और उसका एंड रिजल्ट क्या है, हम किस मकसद से पदयात्रा कर रहे हैं। तो इस बात को बिहार की जनता को अपने संज्ञान में लेना है। सर, जनसुराज जो है वो पहली ऐसी पार्टी बनी है जिसने अपने उम्मीदवार की घोषणा सबसे पहले की है। अभी तक किसी दूसरी पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। तो क्या समझा जाए, चुनौती दी जा रही है विपक्ष को या क्या? आप मीडिया वाले हैं, आपकी पार्टी, आपका जो न्यूज़ चैनल है वो केवल जनसुराज से बात तो कर नहीं रही होगी। आप बीजेपी से भी संपर्क में होंगे, हो सकता है आरएसएस वालों से भी होंगे, आरजेडी से भी होंगे। तो वहाँ क्या सुगबुगाहट है, क्या छटपटाहट है, वो आपको पता होगा। इसलिए आप पूछ रहे हैं कि चुनौती दी जा रही है। कहीं ना कहीं उसका आपके पास कोई रेफरेंस है, तभी बोल रहे हैं आप। तो चुनौती तो दे ही रहे हैं। चुनौती आज से पहले 2 बार चुनाव में दे चुके हैं, तो ये भी चुनौती ही लिया जाए। तो चुनौती एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होगा और एक ग्राउंड लेवल पे भी होगा कि जो लोग शायद कभी ग्राउंड पे नहीं उतरे होंगे उनको जूता घिसना पड़ेगा इस बार, और उसके लिए शायद तैयार भी होंगे। लेकिन हम पहले से तैयार हैं और कोई डाउट नहीं है कि जनता हमारे साथ रहेगी। सर, इससे पहले की जो सरकार है, जैसे अभी जदयू की सरकार है, उनका दावा है कि उन्होंने जो शराबबंदी लागू की थी 2016 में, उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी जो घटनाएं हो रही हैं उनको देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरे लिए सवाल ही बड़ा विचित्र हो जाता है। कौन सी शराबबंदी की बात कर रही हैं आप? कागज़ पे जो है उसकी, कि जो ज़मीन पे है उसकी? तो शराबबंदी तो है नहीं मेरे ख्याल से, केवल कागज़ पे जो बंदी है वही है। हो सकता है कि अगर कुछ एक लिमिटेशंस को हटा दिया जाए तो यहाँ रोड पे आपको शराब मिल जाए। मैं इस पटना में लगभग 15-20 साल मेरा बीता है। बोरिंग कैनाल रोड में जाइए, जिस जगह पे शराब तो छोड़िए, सिगरेट का इक्का दुक्का दुकान मिलता था, वहाँ आप बैठे हुए पाएंगे कोई स्मैक ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई अन्य प्रकार का नशा कर रहे हैं। पहला तो शराबबंदी से दूसरे नशाओं को जो प्रमोशन मिला, लोगों ने जो अपनाया है, उस पे भी एक अध्ययन होना चाहिए। और दूसरा बंदी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। हो सकता है आसपास के जनरल स्टोर में आपको मिल जाए, मैं जानता हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ बैठे हुए और देश में, बिहार में, इनफैक्ट बाहर भी चर्चाएं हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ शराब नहीं मिल रहा है। तो दूसरा, जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जो बोलते हैं कि आप बंदी करा दिए, बंदी के वजह से अन्य प्रकार का नशा जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, शराब भी मिल ही रहा है, तो बिहार फिर क्यों भुगते? जो राजस्व का लॉस हो रहा है क्यों भुगता जाए? ये सवाल मेरा आपसे भी है और बिहार की जनता से भी है और इन पॉलिटिकल पार्टीज से भी है जो अहंकार में इस मुद्दे को ढो रहे हैं। तो अब ये जनता को तय करना है। हमने तो अपना बोल दिया है कि जिस दिन सरकार आएगी उसके अगले दिन शराब चालू होगा, और होना भी चाहिए। सर, शराब जो चालू करने की बात की जा रही है, तो बिहार सरकार का कहना है कि उसको रोकने की सबसे पहली वजह ये थी कि घरेलू हिंसा रुकेगी। अगर शराब चालू हो जाएगा तो ये बढ़ नहीं जाएगा वापस से? मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पे कोई लोग होंगे जो मीठापुर अगर गोरैया मठ गए होंगे, तो वहाँ पे एक गली है अजीज़ लेन। उस गली में जाइए, गली के शुरुआत में प्रतिदिन अगर 5 आदमी, तो मैं अपना नाम बदल लूँगा, अगर प्रतिदिन 5 आदमी नशे में धुत होकर रोड पे पड़ा हुआ नहीं मिलता है, तो एक बहाना ये भी दिया गया था कि जहाँ तहाँ नशे में लोग पड़े रहते हैं, गरीब आदमी को बहुत लॉस है, गरीब आदमी को इस शराबबंदी से भी बहुत लॉस है। आज जितने लोग जेल में ठूसे हुए हैं इस अपराध के तहत, वो गरीब लोग ही हैं। 100 रुपये का कोई शराब पिएगा और जेल में बंद होगा तो उसके घर वाले लाख रुपया भर पाएंगे, जो शायद 10 साल में लाख रुपया ना कमाता हो। तो हर सवाल जो है बहुत प्रासंगिक है और ये जनता को तय करना है। ये सवाल सबके जहन में है और अंततोगत्वा वोट जिस दिन करने जाएंगे, इन सवालों को अपने मन में रखना होगा कि किसी ने विचार नहीं किया है, सब अहंकार में है कि हम फलानी पार्टी से हैं, हम फलाना नेता हैं। कोई उस गरीब आदमी के बारे में भी सोचे जो सुबह उठता है और शाम तक उतना ही कमा पाता है जितना वो खा सके। बोड़ा में किसी को याद नहीं होगा लॉकडाउन के दरमियान में कि क्या हालत थी बिहार के लोगों की। एक तो भगाया उन लोगों ने,
और उसके बाद जब मजदूरी करने के लिए ज़रूरत थी तो इमेजिन करें रोड पे पूरा बिहार का रोड, कर्नाटक का बस, जिस लैंग्वेज का लिखा हुआ बस कभी आप देखे नहीं होंगे बिहार में, अछूत मानता होगा, बस बॉर्डर टपता नहीं होगा, बंगाली लिखा हुआ बस, कन्नड़ लिखा हुआ बस, गुजराती लिखा हुआ बस, एमपी से साउथ के किस किस राज्य से बस नहीं आया था। देखकर आश्चर्य होता था और शर्म भी आता था। तो ये तो हमको आपको तय करना है ना। एक व्यक्ति प्रशांत किशोर आके क्या करेंगे? जगा रहे हैं, अगर नहीं जगिएगा तो अपना लॉस है, जागना तो पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है, आप एक युवा हैं और जनसुराज अभी एक नई पार्टी बन के तैयार हो रही है, तो अभी फ़िलहाल जनता का ही सवाल है कि अगर सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या क्या किया जाएगा? हमने जो 5 निश्चय किया है वो समाज के अलग अलग वर्ग के लिए। मुझे दुख सबसे ज़्यादा होता है जब युवाओं की बात आती है। 2 वर्ग में इसको अगर बांट ले कि जो शहरी क्षेत्र के या फिर सो कॉल्ड जो पढ़ लिख जाते हैं, कहीं IIT से पढ़ रहे हैं, कहीं MBA कर रहे हैं अच्छे जगह से, किसी ने कुछ टेक्निकल नॉलेज प्राप्त किया है। आपके हमारे सबके परिवार में ऐसे लोग होंगे जो गए, बैंगलोर गए, हैदराबाद गए, पुणे गए, मुंबई गए और फिर साल 6 महीना 2 साल में कभी कभार आते हैं, शौकिया तौर पे आए, उसके बाद चले गए, शायद वोट भी नहीं करते होंगे यहाँ। तो एक पलायन तो वो हुआ। दूसरा पलायन है जो मज़दूर हैं, उनको मजबूरी में 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए धक्का खाते हुए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ये युवाओं की समस्या है, रोजगार। दूसरा कि दुख इस बात का होता है कि लोगों ने ये बोला बार बार, बिहारियों को एक तरह से मैं कहता हूँ एक गाली दिया कि यहाँ इंडस्ट्री शुरू नहीं हो सकता है, यहाँ डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है। मान लिया कि कोई स्कोप नहीं है, मैं सपोज़ कि एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे कोई पढ़ा देगा, मैं पढ़ लूँगा कि इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। मैं ये नहीं पढ़ पाता हूँ, उनका जो ज्ञान दिया हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी 3 साल में डिग्री कैसे नहीं दे पा रही है। किसी भी वर्ग के बच्चे को देखिए, जब सरकारी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एक एज क्राइटेरिया है कि भाई कोई 30 साल तक, कोई 28 साल तक, कोई 32 साल तक। 2 साल अगर आप समय ले लिए तो 2 अटेम्प्ट उसका चला गया ना, कोई एग्ज़ाम तो दे नहीं पाएगा। इससे तेजस्वी जी को कोई फ़र्क पड़ता है? 9वीं पास है ना बेचारे, उनको तो सरकारी परीक्षा देना नहीं है, देना तो हमको और समाज के और युवाओं को है। तो ये दर्द जो समझेगा वही सरकार में रहना चाहिए ना, कि जो हवाई जहाज़ पे चल रहे हैं उनको ज़मीन का पता ही नहीं है, वो सरकार में रह के क्या करेंगे? मेरा भला नहीं होगा तो हम ऐसा सरकार का है चुनेंगे। तो बेसिक जो मुद्दा है रोजगार का और शिक्षा का व्यवस्था ऐसा कि जो विश्व स्तरीय हो, उस तरह का शिक्षा व्यवस्था देने का हम बिहार की जनता से वादा कर रहे हैं। और रोजगार, प्रशांत जी ने बोला है 2025 में जब छठ में युवा आएंगे तो उनको 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये के नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शौकिया किसी को अब हैदराबाद पसंद है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको बिहार की भूमि से प्रेम है उसको मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ माधव जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातें हमसे शेयर की है, उपचुनाव की तैयारियों के बारे में बातें की हैं और जनता को जागरूक करने की भी बातें की हैं। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।